In second year zoology, today we are going to start our lecture number 3 of chapter number 5, the growth and development. And today we are going to discuss about neurulation. So what is neurulation? Neurulation during the formation of notochord, जब डेवलपमेंट के में नोटोकॉर्ड जो है फॉर्म होता है, जैसे नोटोकॉर्ड फॉर्म होता है, उसके बाद क्या होता है कि इसकी जो ऊपर लेयर होती है, एपिडर्मल लेयर होती है, उसमें कुछ सेल्स होते हैं जो डिवाइड होते हैं और स्ट्रक्चर में चेंज होते हैं। तो थिक हो जाते हैं, थिक होने के बाद करते हैं वो फॉर्म करते हैं एक न्यूरल प्लेट, ठीक है ना। एक प्लेट से फॉर्म करते हैं जिसको न्यूरल प्लेट कहते हैं, ठीक है ना। ये कब होता है? आफ्टर 18 आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन ऑफ एग, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा कि इसमें और डिवीजन होगी, डिवीजन सेल में जब डिवीजन होगी तो ये जो न्यूरल प्लेट है ये सिंक होना स्टार्ट हो जाएगा इनसाइड द एम्ब्रियो बॉडी। देन क्या होगा कि ग्रूव सा फॉर्म होगा जिसको बोलेंगे न्यूरल ग्रूव बोलेंगे। फिर दोनों जो एजेस हैं ग्रूव के, इस ग्रूव के वो क्या होंगे, ये आपस में फोल्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब फोल्ड होंगे तो ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है फॉर्म कर लेगा, जिसको हम न्यूरल ट्यूब का नाम देंगे। ये न्यूरल ट्यूब जो है फ्यूचर में जाके इससे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म होंगे, मीन्स नर्वस सिस्टम फॉर्म होगा इससे। सी अगर हम इसकी प्रोसेस को पढ़ें तो न्यूरलेशन इज अ प्रोसेस इन विच द न्यूरल प्लेट बाइंड अप एंड लेटर फूड, मीन्स जो न्यूरल प्लेट है आपस में बाइंड होते हैं, देन क्या करते हैं, फ्यूज होते हैं फॉर्म करने के लिए। देन आपस में यहाँ से ये बाइंड होगा, यहाँ से बाइंड होगा, यहाँ पे फ्यूज जाएगा, फिर क्या फॉर्म कर लेगा, एक ट्यूब फॉर्म कर लेगा जिसको हम कह रहे हैं न्यूरल ट्यूब। और बाद में न्यूरल ट्यूब जाके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इससे बनेगा, और जो मीन्स हमारा नर्वस सिस्टम इससे फॉर्म होगा। और इसके ऊपर जो है दोबारा से एपिडर्मल लेयर जो है दोबारा फॉर्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो in other words, neurulation is referred to folding process in vertebrate embryos, which include the transformation of the neural plate into the neural tube. Means वो प्रोसेस जिसमें न्यूरल प्लेट से जो है एक न्यूरल ट्यूब फॉर्म हो रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूरलेशन। और वो एम्ब्रियो जो इस स्टेज पे जो है उसको बोलते हैं न्यूरेला। मीन्स द एम्ब्रियो एट दिस स्टेज पे जो एम्ब्रियो होता है उसको न्यूरेला बोलते हैं। सो ये न्यूरलेशन का प्रोसेस था। अगर हम थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज की तरफ जाए तो ये क्या था हमारे पास, ये हमारे पास जो स्टेज थी इसमें 2 लेयर्स फॉर्म हो गई थी। उसके बाद क्या होता कि ग्रुप्स बन गया था। ग्रुप्स के बाद जो है यहाँ पे जो है जो सेल्स थे वो माइग्रेट करते हुए यहाँ पे 3 लेयर्स फॉर्म कर रहे थे, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे आ रहे थे तो उसको हम कह रहे थे कि ये अच्छा, ऊपर की पहले 2 लेयर थी एपीब्लास्ट और नीचे की लेयर थी हाइपोब्लास्ट। तो एपीब्लास्ट की जो सेल्स है वो माइग्रेट होते हुए 3 लेयर्स फॉर्म कर रहे थे। तो हाइपोब्लास्ट का काम था, हाइपोब्लास्ट सिर्फ इतना काम होता है कि ये जो है इसको मैसेज देता है कि ग्रुप बनाए। अगर ये तो इसकी मैसेज की वजह से ही ये ग्रुप बनता है। अगर ये मैसेज ना दे तो ये ग्रुप नहीं बनेगा। जब ग्रुप नहीं बनेगा तो सेल माइग्रेशन नहीं होगी। जब सेल की माइग्रेशन नहीं होगी तो 3 लेयर्स भी फॉर्म नहीं होंगी। तो मीन्स हाइपोब्लास्ट का जो काम है वो मैसेज देना क्या कि ग्रुप बनाने का जो मैसेज ट्रांसफर होता है वो हाइपोब्लास्ट ही देता है। ओके, देन ये 3 लेयर थी, 3 लेयर जो है आपस में फॉर्म हो गई। तो उसके बाद आपको ये नजर आ रहा होगा ये क्या है, ये न्यूरल ट्यूब है और ये क्या है, नोटोकॉर्ड है। और नोटोकॉर्ड से जो है फ्यूचर में जाके जो है वर्टिबल कॉलम फॉर्म होगा उस ऑर्गेनिज्म का, और जो न्यूरल ट्यूब है इससे जो है फ्यूचर का ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म होगा। तो अब हम जो बात कर रहे थे, हम ये इसी की बात करते हैं कि जो नोटोकॉर्ड है, ये जो ब्लैक कलर का आपको नजर आ रहा है ये रॉड लाइक होता है, ठीक है ना। आपको यहाँ पे जो है रॉड लाइक नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये रॉड लाइक होता है, सेल्स होते हैं रॉड लाइक जो है अपने आप को अरेंज करते हैं। अच्छा, ये नोटोकॉर्ड के ऊपर क्या होता है कि जो एपिडर्मल जो लेयर होती है उसके सेल्स जो है अपने आप को तो थिक करते हैं, स्ट्रक्चर उसका चेंज होता है और डिवीजन होती है। डिवीजन होने के बाद क्या होती है कि वो एक प्लेट फॉर्म करते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूरल प्लेट बोलते हैं, ठीक है ना। फिर जब उसमें फर्दर डिवीजन होती है तो उसमें एक ग्रुप सा बनने लगता है। आप ये देख रहे हैं कि ये जो अंदर की तरफ जो है थोड़ा सा सिंक हो गया है, ठीक है ना। तो ये सिंक होना स्टार्ट हो जाएगा और इसके जो दोनों एजेस हैं, ये 2 जो एजेस हैं ये जो है जिसको न्यूरल ग्रूव कहते हैं। फिर जो दोनों एजेस हैं आपस में फ्यूज होंगे, एक यहाँ से आएगा एक यहाँ से आएगा, आपस में फ्यूज होके क्या करेंगे, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देंगे जिसको हम कह रहे हैं कि न्यूरल ट्यूब। ये न्यूरल ट्यूब जो है बन गया और उसके बाद दोबारा से एपिडर्मल लेयर जो है दूसरी एक आ जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या है, न्यूरल प्लेट से जो फॉर्मेशन हो रही है न्यूरल ट्यूब की, ठीक है, दैट इज कॉल्ड न्यूरलेशन। देन हमारे पास सेल डिफरेंशिएशन एंड इट्स मैकेनिज्म, ठीक है ना। जैसे कि हमने प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट स्टडी किया है तो उससे जो है ये बात मतलब सामने आती है कि कोई भी एक मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म जो है एक सिंगल सेल से एक डिप्लॉइड सेल से बनता है जिसको हम बोलते हैं जायगोट, ठीक है ना। डिप्लॉइड सेल होता है, ठीक है ना। अब जायगोट किससे फॉर्म होता है, ये 2 हैप्लॉइड सेल से बनता है जिसमें स्पर्म प्लस ओवम। स्पर्म
हैप्लॉइड सेल है और ओवम भी हैप्लॉइड सेल है, जब आपस में फ्यूज होते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या बनता है, ज़ायगोट बनता है। ज़ायगोट जो है अब क्या है, ये सिंगल सेल है, इसको हम सिंगल डिप्लॉइड सेल कहते हैं। अब इस ज़ायगोट से क्या होता है, फर्दर जो है इसमें डेवलपमेंट होती है, क्लीवेज बनता है और सेल डिवाइड होते हैं और एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है, ठीक है ना, मीन्स एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है मल्टी सेलुलर, मीन्स एक सिंगल सेल से एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है। अब हमारे मल्टी सेलुलर मीन्स जैसे कि हम अपनी अगर एग्जांपल तो हमारे बॉडी के अंदर ट्रिलियंस मिलियंस सेल्स जो है पाए जाते हैं। इवन जो है जब एक जो है बेबी कोई होता है, जब बेबी बॉर्न होता है तो उसकी बॉडी में भी ट्रिलियंस और मिलियंस और बिलियंस ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। तो अब क्वेश्चन हमारे जहन में आता है कि जब हम कह रहे हैं कि एक सिंगल डिप्लॉइड सेल से जो है एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो बन रहा है, मीन्स इसका मतलब ये है कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे थी तो वो इन सब में भी होगी, इनके हर सेल में होगी। और यही होता है कि इस ज़ायगोट के पास जैसे 46 क्रोमोसोम है, ठीक है ना, मीन्स ये क्योंकि डिप्लॉइड सेल है, यहाँ सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम आएंगे दोनों पेरेंट्स से, तो 46 क्रोमोसोम है। अब यहाँ पे जो सेल्स, जितने भी सेल्स हैं हमारे बॉडी के, उन सब के पास भी सेम 46 क्रोमोसोम आएंगे। ईच डिप्लॉइड सेल में सेम 46 क्रोमोसोम्स आएंगे। जब सेम क्रोमोसोम आए, क्वेश्चन हमारे पास ये है कि जब सेम क्रोमोसोम्स आ रहे हैं तो हमारे जो सेल्स हैं उनका स्ट्रक्चर क्यों चेंज है, उनका फंक्शन क्यों चेंज है, मीन्स हमारे जो आइज़ के सेल हैं वो एयर के सेल से क्यों चेंज है, उनका स्ट्रक्चर क्यों चेंज है और उनका फंक्शन क्यों चेंज है। हमारे आई का फंक्शन कुछ और है और एयर का फंक्शन कुछ और है, तो ऐसा क्यों है, ये क्वेश्चन हमारे जहन में आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो सेल डिफरेंशिएशन एंड इट्स मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे। सो व्हाट इज सेल डिफरेंशिएशन? Cellular differentiation is a process in which a cell change from one cell type to another. ये वो प्रोसेस में सेल जो है चेंज होता है एक फॉर्म एक टाइप से दूसरे टाइप में, तो इसको सेल डिफरेंशिएशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, सेल जो चेंज होता है मोर स्पेसिफिक टाइप में चेंज होता है, ठीक है ना। अच्छा, और डिफरेंशिएशन क्या है कि जो डिफरेंशिएशन होती है सेल की, ये जो है सेवरल टाइम होती है ड्यूरिंग डेवलपमेंट। जब डेवलपमेंट होती है किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट होती है तो जो सेल की डिफरेंशिएशन ये डिफरेंट टाइम सेवरल टाइम होती है, ठीक है ना। और ये जो है चेंज होता है सिंपल ज़ायगोट से एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ टिश्यूज एंड सेल्स टाइप, मतलब जो है एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में चेंज जब होता है सिंपल ज़ायगोट से, तो उसमें डिफरेंट जो है डिफरेंशिएशन होती है, डिफरेंट सेवरल टाइम जो है सेल जो है डिफरेंशिएट होते हैं। ओके अच्छा, जब हम कह रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन जो हमारे जहन में आया कि एक सिंपल सेल से जब वो सेम जेनेटिक मटेरियल जो है ट्रांसफर हो रहा है तो हमारे सेल डिफरेंट क्यों है, इनका फंक्शन डिफरेंट क्या है, तो ये क्यों है फॉर द प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रेशन। गैस्ट्रेशन के प्रोसेस से ऑनवर्ड सम ऑफ जीन्स आर एक्टिवेटेड, अदर्स आर स्विच ऑफ, सम इवन फॉर एवर। अच्छा, क्या होता है कि कुछ जीन्स जो होते हैं ये प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट जो होता है गैस्ट्रेशन जो होता है, इसमें क्या होता है कि इसके बाद से जो है कुछ जीन जो है एक्टिवेट हो जाते हैं और कुछ जो है स्विच ऑफ हो जाते हैं हमेशा के लिए। कैसे? अगर हम इसकी आप ये आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल एक डीएनए है, ठीक है ना। डीएनए में क्या क्रोमोसोम में डीएनए में क्या है कि अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने ये जो है जीन्स ड्रॉ कर दी है, इस जीन्स को हम ए का नाम देते हैं, इसको जो है हम बी का नाम देते हैं एंड इसको जो है हम सी का नाम देते हैं, ठीक है ना, लेट सपोज। ओके, अब क्या हुआ कि जैसे कि यहाँ कह रहे हैं कि गैस्ट्रेशन के प्रोसेस में डेवलपमेंट में क्या होता है कि कुछ जीन्स जो है एक्टिवेट होते हैं, कुछ जो स्विच ऑफ हो जाते हैं। अब ये एक डीएनए है, इसमें हमने जीन्स, इसके ऊपर जो जीन्स पाए जाते हैं, मतलब हमने ए बी और ए बी एंड सी का नाम दे दिया, तो इससे फर्दर क्या होगा कि आगे जो है मीन्स में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। अब क्या होगा कि जो आगे इसकी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होगी, अब इसका हम आगे इससे जो है ए बी सी सेल जो है फॉर्म हो गए, ठीक है ना। अब क्या हुआ, अभी ऐसा होता है कि कुछ जीन्स जो है इसमें एक्टिवेट होते हैं, कुछ नहीं। अब ये जो एक ए सेल है इसमें सारे जीन्स तो ट्रांसफ़र होंगे, लेकिन इसमें मे बी ए जो है एक्टिवेट हो या बी एक्टिवेट हो, सी ना हो, डी ना हो, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ इसकी जो स्ट्रक्चर ए के मुताबिक करेगा। फिर जो बी है इसमें भी सारे जो जीन्स जो है ट्रांसफ़र होंगे, लेकिन क्या होगा कि इसमें फॉर एग्जांपल सी का जीन्स एक्टिवेट हो और जो बाकी है वो डी एक्टिवेट हो, वो स्विच ऑफ हो, तो मीन्स यहाँ पे जो फंक्शन होंगे वो किसके होंगे, सिर्फ जो है सी के जो जीन्स के वही फंक्शन होंगे। और इसके अलावा फिर दोबारा अगर कोई और सेल है
जिसको हम डी का नाम देते हैं, तो उसमें भी ऐसी सेम जीन्स जो है ट्रांसफर होंगे, लेकिन कोई एक जीन्स में एक्टिवेट होगा, जो बाकी होगा वो डीएक्टिवेट होंगे। तो मीन्स अब उसमें जो वर्किंग होगी सिर्फ उसी जीन्स की होगी जिसमें जो है जो जीन्स में एक्टिवेट है। तो मीन्स सारे जो जीन्स होते हैं वो ट्रांसफ़र तो होते हैं, लेकिन सिर्फ वर्किंग उसकी होती है, फंक्शन उसके अकॉर्डिंग होती है जो जीन्स उसमें एक्टिवेट होता है। अगर हम इसकी एग्जांपल ऐसे लेके, इंसुलिन है आपकी बॉडी में, इंसुलिन जो है आपकी बॉडी के हर सेल के पास इंसुलिन होता है, लेकिन सबके पास इसका जो जीन्स है वो एक्टिवेट नहीं होता, इसलिए इंसुलिन बनता वहाँ नहीं है। और इंसुलिन सिर्फ कहाँ बनता है? सिर्फ पेनक्रियास में बनता है। पेनक्रियास में हर जगह से बनता है? नहीं, पेनक्रियास में हर जगह इसके जीन्स होते हैं, लेकिन पेनक्रियास में सिर्फ एंडोक्राइन जो पोर्शन है वहाँ पे बनता है। फिर क्या एंडोक्राइन पोर्शन जो है उसमें हर जगह क्या ये फॉर्म होता है? नहीं, वहाँ भी क्या होता है कि स्पेसिफिक सेल है जिसको बीटा सेल कहते हैं, और बीटा सेल के पास ही इंसुलिन का जीन्स जो है वो एक्टिवेट होता है, और बाकी जो जितनी भी जगह है उसमें जो है इंसुलिन के जो जीन्स होते हैं वो डीएक्टिवेट होते हैं या स्विच ऑफ होते हैं। तो इसलिए वहाँ पे इंसुलिन जो है प्रोड्यूस नहीं होता, सिर्फ बीटा सेल के पास ही एबिलिटी होती है, क्योंकि वहाँ पे इसका जीन्स जो है एक्टिवेट होता है। तो वहाँ पे जाके ही सिर्फ उसके इंसुलिन जो है बीटा सेल ही फॉर्म करेंगे। तो ये जो है जीन्स के एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन की वजह से हो रहा है कि हमारे सारे स्ट्रक्चर और फंक्शन चेंज है। मीन्स हमारे एयर के जो फंक्शन सेल्स हैं उनके पास कुछ जीन्स ऐसे एक्टिवेट होंगे जो हमें एबिलिटी देते हैं कि हम देख सकें, ठीक है ना। तो वही जीन्स जो होंगे हमारे एयर के पास जो है नहीं होंगे, वहाँ पे हमारे जो हेयरिंग के सुनने के जो जीन्स है वो एक्टिवेट होंगे, बाकी जो देखने वगैरह सारे जीन्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगे लेकिन डीएक्टिवेट होंगे, स्विच ऑफ होंगे। तो इसलिए वो वर्किंग वहाँ ऐसी वर्किंग नहीं होगी, उनका फंक्शन भी इसलिए चेंज होगा, उनका स्ट्रक्चर भी इसलिए चेंज है। तो द प्रोसेस ऑफ selection of activation of some genes by a cell which are not activated by other cells of embryo is called cell differentiation. Cell differentiation तो क्या है कि वो प्रोसेस में सिलेक्शन हो रही है कि कौन कौन से जीन्स को एक्टिवेट करना है, ठीक है ना, और दूसरे जो है इसको एक्टिवेट नहीं करते। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन। अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल और दी गई है कि आपकी बुक में कि द इमेच्योर आरबीसी यूज द जीन फॉर द हेमोग्लोबिन सिंथेसिस। जैसे कि आरबीसी कहाँ फॉर्म होते हैं? आपके बोन मैरो में होते हैं और फिर वहाँ से जो है ब्लड में ट्रांसफर होते हैं। जब इमेच्योर आरबीसी होते हैं तो इनमें न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में एबिलिटी होती है कि वो जो है फॉर्म कर सके। तो वो क्या करते हैं कि वो उनके पास मीन्स जीन्स होते हैं, तो वो आरबीसी वो हेमोग्लोबिन जो है बनाते हैं। लेकिन जैसे ही फिर आगे जो है इनमें वो आती है तो इनका जो न्यूक्लियस है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। डिस्ट्रॉय होने के बाद जब ये मैच्योर बन जाते हैं आरबीसी, तो उसमें जो है मीन्स वो एबिलिटी नहीं होती कि वो हेमोग्लोबिन बना सके, ठीक है ना। तो हेमोग्लोबिन जो बनाते हैं सिर्फ जो इमेच्योर आरबीसी है वही फॉर्म करते हैं। अच्छा, अब क्या हुआ कि जैसे कि सेल डिफरेंशिएशन का कैसे पता चला कि कैसे जो है सेल्स जीन्स एक्टिवेट होते हैं या डीएक्टिवेट होते हैं, तो उसके बाद सेल्स में क्या उनके जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं या नहीं। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए जिसको देख के ये पता लगा कि सेल जो है इवन डिफरेंशिएट भी हो लेकिन वो अपना जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को लूज़ नहीं करते, उनमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। यहाँ एक साइंटिस्ट थे जॉन गॉर्डन, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि एक अनफर्टिलाइज एग लिया। अनफर्टिलाइज एग मीन्स ओवम लिया, फीमेल का ओवम लिया, और अनफर्टिलाइज मीन्स उसमें अभी स्पर्म जो है एंटर नहीं होता। अगर स्पर्म एंटर होता तो फर्टिलाइज कहते हैं। अब जो है सिर्फ ये हैप्लॉइड सेल है वो लिया, तो उसमें न्यूक्लियस भी पाया जाता है, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म, तो उनको न्यूक्लियस की नीड नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया कि इसका न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया। अब क्या रहा यहाँ पे? सिर्फ साइटोप्लाज्म रह गया। फिर उन्होंने एक और क्या किया कि टैडपोल लिया, टैडपोल के इंटेस्टाइन सेल से जो है एक सेल निकाला और उसका न्यूक्लियस रिमूव किया, और इस न्यूक्लियस को क्या किया कि इसके साइटोप्लाज्म में इंडक्ट कर दिया, ट्रांसमिट कर दिया। अब जब ये ट्रांसमिट कर दिया, अब यहाँ से साइटोप्लाज्म आया, फीमेल अनफर्टिलाइज एग का साइटोप्लाज्म आया, और यहाँ से जो है न्यूक्लियस आ गया। अब क्या हुआ, इनमें क्या हुआ कि इससे जो है ये फ्यूज़ हुए, तो क्या बना, इससे जायगॉट फॉर्म हो गया। जायगॉट फॉर्म हुआ तो इससे जो है डिवीजन हो गई, डिवीजन के बाद क्लीवेज फॉर्म हो गए, सब मतलब सब हुआ। उसके बाद एक टैडपोल हुआ, टैडपोल बना, टैडपोल के बाद क्या हुआ, फ्रॉग बन गया। अब अगर आपने एक बात नोट की हो कि यहाँ पे जो सेल लिया गया था वो इंटेस्टाइन का था। इवन इंटेस्टाइन जो है रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता, लेकिन यहाँ इसको सिर्फ न्यूक्लियस लिया गया था और यहाँ साइटोप्लाज्म लिया गया था। तो इससे इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि दस इंडिकेट दैट द न्यूक्लियस ऑफ द डिफरेंशिएट सेल यूनिट डज नॉट लूज एनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। मीन जो ये न्यूक्लियस था इस सेल का, उसमें तमाम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई थी।
जब ये साइटोप्लाज्म के साथ जब फ्यूज़ हुआ तो ऐसा कुछ साइटोप्लाज्म के ज़रिए कुछ केमिकल जैसे इसके ऊपर गए कि इसके जो जीन्स थे रिप्रोडक्शन के वो एक्टिवेट हो गए, वहाँ पे रिप्रोडक्शन हो गई। तो मीन्स यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म में इसने कुछ ना कुछ ऐसा कुछ है जो इसकी जीन्स को एक्टिवेट कर दिया है। मीन्स हमने कहा कि तमाम जीन्स हर सेल में हर न्यूक्लियस में होते हैं, लेकिन उसको एक्टिवेट और डीएक्टिवेट किया जाता है। तो मीन्स इस न्यूक्लियस में भी रिप्रोडक्शन के जीन्स थे, लेकिन पहले वो इंटेस्टाइन में थे तो उसमें वो जीन्स जो है डीएक्टिवेट थे। फिर जब उसको यहाँ डाला गया तो मीन्स वो एक्टिवेट हो गए तो रिप्रोडक्शन हो गई। अब ये किसकी वजह से हुआ, साइटोप्लाज्म यहाँ गया तो मे भी इसमें कोई चीज़ ऐसी हो जिसकी वजह से ये इसके जीन्स ने एक्टिवेट कर दिए हो। तो ये आगे हम मैकेनिज्म ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। जैसे कि हम अपने जो हम प्रीवियस जो अभी एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें आपने देखा कि फीमेल का ओवम लिया, फिर उसको उसके न्यूक्लियस को रिमूव किया, सिर्फ साइटोप्लाज्म रह गया, ठीक है ना। अब इससे ये एक अगर आपको याद तो आपने क्लोनिंग भी स्टडी किया है फर्स्ट ईयर में, तो चैप्टर नंबर 4 में भी आई थिंक क्लोनिंग का जिक्र होगा आगे। तो उसमें क्लोनिंग में क्या है कि उसमें जो है आर्टिफिशियल क्लोनिंग में उसमें भी क्या होता है कि उसमें जो है किसी भी फीमेल की ओवम जो है ओवम को लिया जाता है, ठीक है, अनफर्टिलाइज एग को लिया जाता है। तो मीन्स इस फीमेल के जो ओवम है इसके साइटोप्लाज्म में कुछ ऐसा है, तो हमने न्यूक्लियस भी पिछले एक्सपेरिमेंट में जो न्यूक्लियस भी रिमूव कर दिया गया था, तो मीन्स उसके साइटोप्लाज्म में ऐसा कुछ है जो कि किसी भी जीन्स को एक्टिवेट कर रहा है या डीएक्टिवेट कर रहा है, ठीक है ना। तो अच्छा, जो फीमेल के जो ओवम का साइटोप्लाज्म में वो क्या है, हेटेरोजेनस, मीन्स उसके पास ऐसा कुछ है जैसे कि अगर ये ओवम है, ठीक है ना, उसका साइटोप्लाज्म में इसमें कुछ ऐसे डिफरेंट पोर्शन बने होते हैं, जैसे डिफरेंट रीजन बने होते हैं, ठीक है ना। अब वो रीजन सब जो है स्पेसिफिक होते हैं। मीन्स अब किसी सेल को अगर ये रीजन मिला तो अब क्या करेगा, ये किसी एक जीन्स को एक्टिवेट कर देगा, कुछ ख़ास जीन्स को एक्टिवेट कर देगा। किसी को जब ये मिला तो वो किसी और जीन्स को एक्टिवेट कर देगा, तो वो स्ट्रक्चरल फंक्शन उसका चेंज जाएगा। या फिर किसी और को अगर ये मिला तो मीन्स यहाँ पे क्या है, कुछ केमिकल कॉम्पोजिशन है, साइटोप्लाज्मिक केमिकल कॉम्पोजिशन है जिनका इन्फ्लुएंस है दूसरे सेल्स के ऊपर, ठीक है ना, कि वो उनको डिफरेंशिएट करने में उनको उनके जीन्स को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अनफर्टिलाइज्ड ओवम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेटर डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल्स इनटू टिश्यू, मतलब ये रिस्पॉन्सिबल है, अनफर्टिलाइज्ड ओवम रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, कि एम्ब्रियोनिक सेल को डिफरेंशिएट करने में। अच्छा, ये कब होता है, जब ये प्रोसेस ऑफ क्लीवेज, मतलब आपको याद होगा क्लीवेज जब जाइगोट फॉर्म होता है उसके बाद क्लीवेज होती है, उसमें सेल डिवीजन होती है, क्लीवेज 1 क्लीवेज 2 ऐसे डिवीजन होती रहती है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज जब तो क्या होता है कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट डिवाइड द ओवम साइटोप्लाज्म, जो ओवम का साइटोप्लाज्म है ये कंपार्टमेंट या सेल्स में डिवाइड होता है, इसमें नेसेसरी डिटरमिनेंट्स होते हैं। इसको मतलब ये जो इसको जो की मैं कह रही हूँ, कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं, आपको समझाने के लिए मैंने की बोला, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो स्पेसिफिक जीन्स को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है ना। वो क्या होते हैं, ये mRNA होते हैं, प्रोटीन होते हैं और अदर कुछ मॉलिक्यूल होते हैं जो कि फ्यूचर में जाके इन सेल को डिफरेंशिएट कर देते हैं टिश्यू में, ठीक है ना। तो ये सारा जो काम हो रहा है कहाँ हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है, ये जो फीमेल का ओवम है उसका साइटोप्लाज्म में हो रहा है, इसमें कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जैसे ये डिफरेंट पोर्शन है, अभी डिफरेंट जीन्स को एक्टिवेट करेगा, तो ये इसी की वजह से जो है डिफरेंट जीन्स या जो है एक्टिवेट होते हैं या डिफरेंशिएशन जो होती है सेल्स की अकर होती है। तो इसके बाद जो हम न्यू उसके बाद टॉपिक जो है उसको स्टार्ट करेंगे, उससे पहले जो है थोड़ा सा हम प्रीवियस नॉलेज एक दफ़ा इसको रिपीट कर लेते हैं कि क्या है जी। ये यहाँ थ्री लेयर्स जब फॉर्म हो गई थी, एक्टो मीजो एंड जो है एंडोडर्म्स फॉर्म हो गई थी, उसके बाद क्या फॉर्म हुआ, नोटोकॉर्ड फॉर्म हो गया था, उसके बाद जो है न्यूरल ट्यूब फॉर्म हो गया था। अच्छा, नोटोकॉर्ड्स क्या होगा आगे जाके फ्यूचर में जाके जो ऑर्गेनिज्म है उसका जो है वर्टिकल कॉलम फॉर्म होगा, और जो न्यूरल ट्यूब है इससे फर्दर जाके मतलब जिसमें आगे जाके क्या होगा, इससे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मींस नर्वस सिस्टम फॉर्म होगा। अब जो हम बात करेंगे हम इन दोनों के बारे में ही बात करेंगे, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन एंड इट्स मैकेनिज्म। ओके, दो साइंटिस्ट हैं स्पेसिमेंस जो क्लासिकल एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे, और उनके कोलीग हेल्डी मैनगोल्ड इन 1924 में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि अच्छा, पहले तो ये उन्होंने एक एम्ब्रियो लिया, ठीक है ना, एम्ब्रियो लिया, ठीक है ना,
उसमें जो उसका अपर पार्ट है, ये जो पोर्शन है, ये क्या है, ये जो है उसका एक्टोडर्मल पार्ट है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे न्यूरल ट्यूब है, मीन्स यहाँ से फ्यूचर में जाके नर्वस सिस्टम फॉर्म होना है, ठीक है ना। और ये जो है इस एम्ब्रियो का बैली रीजन है, ये क्या है, ये बैली रीजन है, फ्यूचर में जाके इससे बैली बननी है और उससे जो है नर्वस सिस्टम फॉर्म हो रहा है। जैसे कि अगर आपको याद हो कि ये नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड के ऊपर क्या होता है, न्यूरल ट्यूब होता है, ठीक है ना। तो न्यूरल ट्यूब जो होता है वो नर्वस सिस्टम बनाता है आगे जाके, और जो नोटोकॉर्ड है क्या फॉर्म करता है, ये वर्टिबल कॉलम फॉर्म करता है, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि उन्होंने जो यहाँ से जो नर्वस सिस्टम मतलब जो न्यूरल ट्यूब है उसका टिश्यू लिया और दूसरा जो एम्ब्रियो है उसके बैली रीजन में उसको इंडक्ट कर दिया, उसको वहाँ पे ट्रांसमिट कर दिया। अब क्योंकि जैसे हम कह रहे हैं कि न्यूरल ट्यूब के जो टिश्यू से क्या होता है कि फ्यूचर में नर्वस सिस्टम फॉर्म होता है, जब वो रिमूव करके यहाँ लगा दिया तो अब होना तो यही चाहिए कि ये जो एम्ब्रियो है इसके जो बैली रीजन है इसमें ही नर्वस सिस्टम डेवलप हो। लेकिन क्या हुआ, जब इसका रिजल्ट में क्या हुआ कि जो न्यूरल नर्वस सिस्टम है वो अपनी ही जगह पे बना, जो उसकी जगह थी जहाँ बनना था ऊपर के लेयर में, और जो बैली के जहाँ इंड्यूस किया गया था वहाँ पे नर्वस सिस्टम नहीं बन सका। तो उनको क्या, अच्छा पहले उन्होंने कट किया एक प्रिजर्वेटिव नर्वस सिस्टम मतलब फ्यूचर में बनने वाला नर्वस सिस्टम टिश्यू, और उसको जो है जो कि नोटोकॉर्ड के ऊपर जो होते हैं वो टिश्यू लिए उसको ट्रांसफर किया किसमें, बैली रीजन में एम्ब्रियो के, ठीक है ना। फिर उनको क्या पता चला कि जो न्यूरल टिश्यू है फेल टू डेवलप, ठीक है ना, वो डेवलप हो गए टू मतलब जो उसकी नॉर्मल साइड से हट के जो साइड थी वहाँ पे क्या हुआ कि वो डेवलप नहीं हुआ, जो नॉर्मल से हट के साइड थी यहाँ पे डेवलप नहीं हुआ, वो अपनी जगह पे ही डेवलप हुआ। हालांकि जो वो टिश्यू जो कि फ्यूचर में जाके नर्वस सिस्टम फॉर्म करते हैं वो यहाँ पे इंडक्ट कर दिए थे, लेकिन ये उससे जो है नर्वस सिस्टम नहीं बना। क्यों नहीं बना, देन जो है उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। उसमें क्या किया कि उन्होंने दे कट अवे द प्रिजर्वेटिव नोटोकॉर्ड टिश्यू। जैसे कि हमने कहा था कि यहाँ पे नोटोकॉर्ड है, पहले उन्होंने न्यूरल ट्यूब के टिश्यू लिए थे, अब क्या किया उन्होंने कि ये जो नोटोकॉर्ड है इसके टिश्यू लिए और इसके टिश्यू जाके जो दूसरा एम्ब्रियो है उसके बैली रीजन में इसको इंडक्ट कर दिए, फ्यूज कर दिए, ठीक है ना। अब क्या हुआ, जब इसके रिजल्ट में क्या हुआ कि जो ऊपर जो यहाँ पे जिस एरिया में इसको जो है एरिया में जहाँ पे इंडक्ट किया था वहाँ भी एक नर्वस सिस्टम डेवलप हो गया, एक अपनी जगह पे तो हुआ ही हुआ, लेकिन जहाँ पे उन्होंने इंडक्ट किया था वहाँ पे भी एक नर्वस सिस्टम डेवलप हो गया। इससे क्या पता चला कि कंक्लूजन क्या हुआ इसका, कंक्लूजन ये हुआ कि दे कंक्लूडेड दैट द एम्ब्रियोनिक टिश्यू इन्फ्लुएंस अपॉन द अदर एम्ब्रियोनिक टिश्यू, की जो एम्ब्रियोनिक टिश्यू है वो इन्फ्लुएंस करते हैं दूसरे एम्ब्रियोनिक टिश्यू पे थ्रू ट्रांसमिटिंग सम केमिकल स्टिमुलस द प्राइमरी ऑर्गेनाइजर। मीन्स जो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि जो नर्वस सिस्टम है जो कि किससे फॉर्म, न्यूरल ट्यूब से फॉर्म होना था, लेकिन वो जब हमने वहाँ रिमूव करके डाला उससे फॉर्म नहीं हुआ, नोटोकॉर्ड से फॉर्म हुआ। तो इससे ये साबित हुआ कि नोटोकॉर्ड में कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, कुछ ऐसे जो ये मैसेज देता है न्यूरल ट्यूब को कि वो जाके आगे जाके नर्वस सिस्टम फॉर्म करते हैं। और उन केमिकल्स को क्या बोलते हैं, द प्राइमेटिव ऑर्गेनाइजर। जो प्राइमेटिव ऑर्गेनाइजर मीन्स ये केमिकल स्टिमुलस है, ऐसा कुछ केमिकल है इसमें, ऐसे कुछ मैसेज देता है ये न्यूरल ट्यूब को जो आगे जाके नर्वस सिस्टम फॉर्म करते हैं। क्योंकि पहले जब इसको हमने रिमूव करके वहाँ डाला तो नर्वस सिस्टम फॉर्म नहीं हुआ, लेकिन जब नोटोकॉर्ड को हम मूव करके वहाँ ले गए, इसके टिश्यू को ले गए, तो उसने मैसेज ट्रांसफर किया और मैसेज ट्रांसफर करने के बाद क्या हुआ कि वो वहाँ पे एक नर्वस सिस्टम, एक नया नर्वस सिस्टम फॉर्म हो गया। बाद में जो है इस एम्ब्रियो को उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया था, लेकिन ये जो है इससे ये बात पता चली कि मीन्स जो ये नोटोकॉर्ड है ये क्या करता है, ये कोई केमिकल ऐसा रिलीज करता है, कुछ ऐसे केमिकल या मैसेज देता है कि इससे जो है नर्वस सिस्टम फॉर्म होता है, ठीक है ना। दिस प्रोसेस कॉल्ड एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। इस प्रोसेस को एम्ब्रियोनिक इंडक्शन कहते हैं, क्योंकि ये एम्ब्रियो में इंडक्शन हो गई है, एक जो है एम्ब्रियो में किसी दूसरे एम्ब्रियो की इंडक्शन की है। तो इससे ये बात साबित होती है कि जो एम्ब्रियोनिक टिश्यू है, एक एम्ब्रियो की टिश्यू जो है दूसरे एम्ब्रियो के ऊपर जो है उनका इन्फ्लुएंस होता है, उनका जो है इफेक्ट होता है, कुछ उसमें ऐसा करते हैं, चेंज लाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है एम्ब्रियोनिक इंडक्शन थी। ओके, देन जो है रोल ऑफ न्यूक्लियस इन डेवलपमेंट, ठीक है ना। अब रोल ऑफ न्यूक्लियस क्या है डेवलपमेंट में, जैसे कि कोई भी सेल होता है, इसमें तीन चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट होती है। एक होती है सेल मेम्ब्रेन, फिर होता है उसका साइटोप्लाज्म और उसका होता है न्यूक्लियस, ठीक है ना, न्यूक्लियस, ठीक है ना।
अब जो सेल मेम्ब्रेन है उसके तो सिर्फ जो है इतना खास फंक्शन नहीं, मतलब सिर्फ बाउंड्रीज देता है। उसके बाद हमारे पास आता है कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो हम अब न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं कि जो न्यूक्लियस है इसका क्या फंक्शन है डेवलपमेंट में। द रोल ऑफ न्यूक्लियस इन रेगुलेटिंग द एक्टिविटी ऑफ साइटोप्लाज्म वाज स्टडी एट। अच्छा, ये क्या क्या इसको एक्सपेरिमेंट किया गया। एक जो है यूनिसेलुलर एल्गा के ऊपर जिसका नाम है एसिटिया बुलेरिया, ठीक है ना। ये यूनिसेलुलर है, ठीक है ना, और ये एनिमल्स प्लांट लाइक जो है ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसमें जो है स्टडी किया गया, इस पर एक्सपेरिमेंट करके स्टडी किया गया कि न्यूक्लियस का क्या जो है फंक्शन है, क्या रोल है, ठीक है, डेवलपमेंट में, ठीक है ना। अच्छा, इनमें जैसे कि ये किससे बिलोंग करता है, ये जो है किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। और आप लोगों को पता है कि किंगडम प्रोटिस्टा वो ऑर्गेनिज्म होता है जो किसी और में फिक्स नहीं होते, तो वो उनको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। मीन्स ये भी वही ऑर्गेनिज्म थे जो कि ये प्लांट लाइक तो कुछ इनमें रिसेम्बलेंस थी, लेकिन प्लांट थे नहीं असल में। क्या प्लांट की तरह सेम कैरेक्टर है, मीन्स ये भी ग्रीन होते हैं, इनके बाद भी ये भी क्लोरोफिल होता है, सेलुलोज से इनका सेल वॉल बनी होती है। तो ये सब जो है इनके जो है प्लांट से असेंबल करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इनके प्लांट से असेंबल नहीं करती, इसलिए इनको प्रोटिस्टा में जो है रखा गया। और ये यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन इसमें जो है स्टडी किया गया। अच्छा, ये इनकी जो बॉडी होती है ये कंसिस्ट करती है राइजोपोड। राइजोपोड मीन्स रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनके जो है लोअर पार्ट में, और ये क्या करते हैं, अटैच होते हैं, ग्राउंड से अटैचमेंट के लिए काम करते हैं। और क्या होता है, इनका साइटोप्लाज्म स्टॉक होता है। जिनका स्टॉक होता है इसमें साइटोप्लाज्म होता है, और इस पर डिस्क लाइक जो है कैप होती है, आपको नजर आ रही है, डिस्क लाइक कैप होती है टर्मिनल एंड में, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ कैप, कैप की बेसिस पे इनको दो स्पीशीज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज ए मेडिटेरियनिया। इसमें क्या होता है कि हैव दिस शेप कैप होती है। इनमें क्या होते हैं कि इनके डिस्क की तरह शेप होती है, ठीक है ना। दूसरी स्पीशीज क्या है कि क्रीन्यूलेटा। इसमें क्या होती है कि जो इनकी जो कैप होती है वो लोब्स पे डिवाइड होती है, मतलब ये लोब्स आपको नजर आ रहे डिवाइड होती है। तो इनमें जो है कैप की बेस के ऊपर दो स्पीशीज में डिवाइड किया गया है। एक ये है जिसमें जो है डिस्क शेप की होती है, ये जो लोब्स बने होते हैं, तो इसमें जो है ऊपर का पार्ट है। अच्छा, हेमलिंग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया इसी दो स्पीशीज के ऊपर। उन्होंने दो स्पीशीज ली, एक के ऊपर जैसे कि इसमें ये क्या है मेडी, ठीक है ना, इस पर क्या है, इस पर कैप है और इस पर जो है लोब्स बने हुए, ठीक है ना। ए और बी का नाम हम देते हैं। उन्होंने क्या किया, अच्छा इसके अलावा जो है इसमें क्या है कि इसमें अगर इसके ऊपर वाले पार्ट को, इस कैप को कर दिया जाए, तो इसमें इनमें रीजनरेशन की एबिलिटी होती है। ये रीजनरेट करके अपना कैप दोबारा जो है क्या कर लेते हैं, दोबारा से बना लेते हैं। अच्छा, ये साइटोप्लाज्मिक इसका स्टॉक है, और यहाँ पे इसके जो है न्यूक्लियस है, ठीक है ना। अब क्या किया उन्होंने, यहाँ से एक पार्ट को काट के मीन्स यहाँ पे एक पार्ट को काट के क्या किया कि ये ए में फिक्स कर दिया। अब ए में फिक्स कर दिया तो उसका मतलब ये होना चाहिए था कि अब यहाँ का पार्ट काट के यहाँ लगा दिया, तो उसका मतलब है अब यहाँ पे जो है लॉब्स वाला कैप आना चाहिए था, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कैप वाला जो है वो जो कैप है वो डिस्क लाइक जो है वो डेवलप होना चाहिए था। लेकिन जब रीजनरेशन हुई तो क्या हुआ कि इसमें सेम दोबारा से अपना वो कैप वाला जो था, जो डिस्क शेप में था, वो दोबारा यहाँ आया, और यहाँ पे जो है लोब्स वाला डेवलप हुआ। तो इसका मतलब ये है कि जो ग्रोथ का प्रोसेस है उसको न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि हम न्यूक्लियस रिमूव नहीं किया गया था। न्यूक्लियस जो है अपने न्यूक्लियस यहाँ अपना न्यूक्लियस था, इसका अपने पास अपना न्यूक्लियस था, तो वो जो है चेंज नहीं किया गया था, सिर्फ जो है ऊपर का पार्ट साइटोप्लाज्म चेंज किया गया था। उसका मतलब ये है कि जो न्यूक्लियस है उसका इंपॉर्टेंट रोल है किसमें, प्रोसेस ऑफ ग्रोथ में, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट में। जो डेवलपमेंट हुई है ये किससे, द हेल्प ऑफ न्यूक्लियस हुई है। मीन्स न्यूक्लियस चेंज नहीं हुआ, तो अब वो इसलिए उसका सेम वही रिजनरेशन हुआ, जनरेट हुआ, वही सेम जो है इनका अपना जो पैरे था वही जो है रिजनरेट हुआ। मीन्स इससे ये साबित हुआ कि जो न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। यहीं पे हमारा जो है आज का लेक्चर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आज हमने रोल ऑफ न्यूक्लियस स्टडी किया है। नेक्स्ट लेक्चर में रोल ऑफ साइटोप्लाज्म हम स्टडी करेंगे कि साइटोप्लाज्म का क्या रोल है डेवलपमेंट में। सो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।